चलिए शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोगों ने पार्टनरशिप्स डिस्कस की थी कि पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, उनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप्स की। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पार्टनर जिस तरह से भी एक्ट करता है वो बाकियों को क्या कर देता है, बाउंड कर देता है। ठीक है, कि वो जो भी हरकत करे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे, बाकी सब पार्टनर्स भी ऐसे ही होते हैं कि जैसे उन सब ने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट की है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे फीचर्स देखे थे। फीचर्स समझ में आ गए थे सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी में? ये आप लोगों को यहाँ से याद करने हैं ताकि एग्जाम में अगर ये थ्योरी आपकी टेस्ट हो सकती है, आपसे वो पूछ सकता है कि फीचर्स बताएं जी पार्टनरशिप के। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने याद किया हुआ हो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता हो। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन का भी आइडिया हो। फीचर्स याद होंगे तो अगर वो आपको कोई भी सिनेरियो दे दे और बोल दे कि पूछ ले कि भाई बताएं इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी। फिर हम आते हैं, जबरदस्त जी, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ याद भी करते रहे तो आखिर के लिए आसानी हो जाएगी फिर आपके पेपर के लिए। अच्छा, फिर हम आते हैं कंपनी के ऊपर। देखिए कंपनी जो है, हमने पार्टनरशिप देख लिया, हमने सोल प्रोपराइटरशिप देख लिया। अब हम आते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी एक कॉम्प्लेक्स किस्म का बिजनेस का स्ट्रक्चर है। सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप ये कदरे सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं कि इसमें इतना ज्यादा कोई मसले वाली बात नहीं होती। आप आराम से बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं अगर सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप, और बिजनेस को खत्म भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है जी। तो कंपनी के अंदर ये होता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि आपके जो ओनर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं, पहली चीज उनको शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, अब शेयर होल्डर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी की ओनरशिप जो है ना वो आप खरीद सकते हो। जिस तरह आपने देखा होगा ये नेस्ले और यूनिलीवर है, ये क्या है? ये कंपनीज हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं आज जो है नेस्ले या यूनिलीवर की ओनर बन सकती हूँ। कैसे बन सकती हूँ? कि मैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट्स क्या होती हैं? यहाँ पे कंपनीज की ओनरशिप की बाइंग और सेलिंग चल रही होती है शेयर्स के फॉर्म में। इधर जो ओनरशिप है वो रिप्रेजेंट होती है शेयर्स के फॉर्म में। मैं चाहूँ तो मैं लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में जाके, स्टॉक मार्केट में जाके मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यूनिलीवर के शेयर्स परचेज कर सकती हूँ। ठीक है जी, मैंने शेयर्स परचेज कर लिया, मैंने एक भी शेयर परचेज कर लिया। ये शेयर क्या होता है? पीस ऑफ पेपर होता है, सर्टिफिकेट होता है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि मिस समारा के पास यूनिलीवर का एक शेयर है, ये शेयर होल्डर हो गई है, ये ओनर हो गई है, वो एविडेंस होता है मेरी ओनरशिप का। तो मैं एक भी शेयर परचेज कर लूँ आउट ऑफ 1 मिलियन शेयर्स जो कि यूनिलीवर के मार्केट में मौजूद हैं, एक भी मैंने शेयर परचेज कर लिया तो मैं ओनर बन गई। ठीक है, अब मेरी ओनरशिप के लिहाज से जितना भी मेरा प्रॉफिट का बनता है, शेयर बनता है, वो मुझे मिलेगा, भले वो थोड़ा सा ही हो। ठीक है जी। तो ये चीज होती है कि कंपनीज जो हैं वो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। अब उसके अंदर थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कशन की थी, तो बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो तो कंपनी में अप्लाई होता ही है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हर फॉर्म ऑफ बिजनेस पे अप्लाई होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस के अलग मेंटेन करने हैं और पर्सनल रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन करने। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस सेपरेट है फ्रॉम द ओनर। ठीक है, लेकिन हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में क्या पढ़ा था कि वैसे तो सेपरेट है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है, लेकिन लीगली स्पीकिंग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप क्या होता है कि अगर कोई हमें मुझे लीगल एक्शन लेना है तो मैं फिर ओनर को ही देखूंगी, मैं बिजनेस को नहीं देखूंगी। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? there is a legal distinction between the owners and the business। इसका क्या मतलब हुआ? स्मॉल है, अभी भी स्मॉल आ रही है? अब ठीक है? अब ठीक है, चले ठीक है। इसका क्या मतलब है
कि आपका जो कंपनी है, कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि चले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो सब पे अप्लाई होता है, लीगल डिस्टिंक्शन है बिटवीन द ओनर्स एंड द बिजनेस। अब क्या होता है, लेट्स से यूनिलीवर है, यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट है वॉल्स आइसक्रीम्स का, ठीक है, वो फूड स्टफ भी बनाता है, कनौर नूडल्स हो गए, इस तरह की चीजें। अब लेट्स से एक कस्टमर यूनिलीवर का कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो खराब होता है, ठीक है, प्रोडक्ट खराब होता है, तो अब क्या होगा, वो कस्टमर जब केस फाइल करने के लिए कोर्ट में जाएगा तो वो किसके नाम पे केस फाइल करेगा, यूनिलीवर के नाम पे। अब लेट्स से कि मैं क्या हूँ, मैं यूनिलीवर की शेयर होल्डर हूँ, मैंने यूनिलीवर के अंदर शेयर्स परचेज किए हैं, मैं क्या होगी, मैं यूनिलीवर की ओनर बन गई। इसी तरह हजारों और ओनर्स बैठे हुए होंगे मार्केट में, मुझे उनके बारे में नहीं पता, ठीक है, मुझे कोई कंसर्न भी नहीं है। आवाज नहीं है आ रही? अब ठीक है, हाँ जी, आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, तो अब क्या होगा, इस केस में याद रखना है कि कोई भी लीगल एक्शन लेना हो तो आप किसके नाम पे केस फाइल करेंगे, यूनिलीवर के नाम पे। ओनर्स को आप लायबल नहीं ठहराएंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि कंपनी का एक बिगेस्ट एडवांटेज ही यही है कि आपका लीगल डिस्टिंक्शन है बिटवीन द ओनर्स एंड द बिजनेस। ये एडवांटेज में भी आ जाता है और फीचर भी है डेफिनेटली, ठीक है जी। आगे जाके अभी ये खत्म करते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फीचर्स को, एडवांटेजेस, अगर क्वेश्चन में फीचर्स पूछा जाए तो किस तरह लिखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखा जाए तो किस तरह पूछना है, वो लिखना है, वो भी हम लोग देखेंगे इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि लीगल डिस्टिंक्शन है बिटवीन दी ओनर्स एंड द बिजनेस, ये चीज हमने देख ली। फिर एक और जरूरी, जो एक और इम्पोर्टेंट जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, मैंने आप लोगों को बताया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। वो क्या है कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स क्या होते हैं कि अगर तो कोई सप्लायर आ जाता है अपने पैसे मांगने के लिए, तो क्या होगा कि या कोई लेंडर आ जाता है, बैंक आ जाता है, बैंक से अगर बिजनेस ने लोन लिया था और अभी तक रीपे नहीं किया, किसी को भी पैसे देने, और अगर वो दुकान ऑफिस पे पहुंच जाता है, बिजनेस की शॉप पे पहुंच जाता है, तो सोल प्रोपराइटर और पार्टनर्स क्या हैं, अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं उस चीज के लिए, वो भले अपना पर्सनल एसेट्स बेच के उसको पूरा करें। लेकिन कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, किसकी? ओनर्स की, शेयर होल्डर्स की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिलीवर का कोई सप्लायर है, यूनिलीवर को किसी ने पैसे दिए हुए, कोई लेंडर है, बैंक है जिसने यूनिलीवर को पैसे दिए हुए थे, लोन दिया हुआ था, अब अगर वो यूनिलीवर के पास आता है और बोलता है कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए और यूनिलीवर के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो जो सप्लायर है, लेंडर है, वो ओनर के घर पे नहीं पहुंच जाएगा कि मुझे पैसे दो, मुझे अपने पर्सनल एसेट्स बेच के पैसे दो। क्यों? क्योंकि उस केस में हम ये कहते हैं कि ओनर्स की, जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वह कंपनी में, बस ज्यादा से ज्यादा कंपनी उसी को इस्तेमाल करते हुए लेंडर्स को पैसे दे सकती है। शेयर होल्डर्स या ओनर्स को ये नहीं कह सकती कि आपने, लेट्स से मैंने शेयर परचेज किया था 100 रुपए का, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कंपनी के अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो अब कंपनी क्या करेगी, उसी 100 रुपए से जितने लोगों को पैसे देने हैं वो दे दे। अगर लेट्स से 100 रुपए से ज्यादा उसको पैसे की जरूरत है तो वो मेरे पास आके ये नहीं बोल सकते कि जी आप अपने पर्सनल एसेट्स बेच के जरा ये लायबिलिटी तो चुकाओ, लेंडर को पैसे तो दो। क्यों? क्योंकि उस केस में मुझे ये पता है, कंपनी का फीचर है कि मेरी लिमिटेड लायबिलिटी है, मैं ओनर हूँ, मेरी लिमिटेड लायबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा ये 100 रुपए तुम मेरे इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास आके ये नहीं कह सकते कि अपने पर्सनल एसेट बेचो, मैं पर्सनली लायबल नहीं हूं। ओनर्स या शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर अनपेड ड्यूज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी। समझ आ गई ये बात? ठीक है जी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस हैं, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस हैं कंपनी की। अच्छा जी, अच्छा, फीचर एक और क्या होता है, ये जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो ओनरशिप है,
ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स, ये भी एक फीचर, ये आपका स्टडी टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे लिखा हुआ है। ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड थ्रू शेयर्स, कि आप शेयर्स परचेज करते हो तो आप इसका क्या मतलब है, ओनर बन जाते हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं है और कंपनी के अंदर है, अब देखें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मतलब कंपनीज नॉर्मली बड़ी बड़ी भी होती हैं, छोटी छोटी भी हो सकती हैं। अब जैसे इमेजिन करें नेस्ले, नेस्ले के बारे में पता है ना सबको, एक मल्टीनेशनल है और ये क्या है, कंपनी है। क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, तो सोचें कि कितनी बड़े लेवल पे ऑपरेशन हो रहे होंगे। अब ज्यादा बिजनेस बड़ा होता है तो उसके लिए क्या होता है, फाइनेंस भी ज्यादा चाहिए होता है, तो इसका क्या मतलब है, इसके ओनर्स भी बहुत सारे होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सारा का सारा लोन तो ले नहीं सकता। ठीक है, सारा सारा फाइनेंसिंग लोन पे थोड़ी कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसने बहुत सारे शेयर्स इशू किए हुए होंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर लोगों ने क्या किया होगा, पैसा इन्वेस्ट किया होगा इतनी बड़ी कंपनी में। अब जब उन्होंने इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और हम ये देख रहे हैं कि कितने ढेर सारे शेयर होल्डर्स हैं, हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स हो, छोटे छोटे हो सकता है एक शेयर हो हर किसी के पास, और थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स हो इस तरह। अब मुझे एक बात बताएं, उन शेयर होल्डर्स में अनपढ़ लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि इनएफिशिएंट हैं, ठीक है, एफिशिएंट लोग भी है, डेफिनेटली पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन क्या है, शेयर होल्डर्स का मिक्स है। ठीक है, अब अगर मैं उन शेयर होल्डर्स को ये दे दूं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने नेस्ले कंपनी चलानी है, वो आ जाएं चलाने के लिए, वो अपने घरों से चला दें, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अच्छा फलानी चीज इधर बेचनी है, ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ये अगर काम मैं उनको दे दूं, तो आप खुद सोचें, टू मैनी कुक्स स्पॉइल अ ब्रॉथ। ठीक है, नेस्ले कंपनी बैठ जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है कि कंपनीज के अंदर किसी को पता है कि कौन मैनेजमेंट करता है, कंपनीज की मैनेजमेंट का किसके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स के पास। इसके लिए क्या होता है, बिल्कुल, इसके लिए क्या चीज होती है कि ओनर्स जो हैं वो हर साल एक एटलीस्ट एक मीटिंग तो होती है, एक बड़ी मीटिंग होती है, उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, ये आप लोग आगे जाके अपने कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में। तो उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स जब इकट्ठे होते हैं, ओनर्स इकट्ठे होते हैं, तो वो अपने बिहाफ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे ऑब्वियसली एफिशिएंट और पढ़े लिखे लोग होते हैं, मैनेजरियल स्किल्स होती हैं जिनके पास। तो वो क्या होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ओनर्स के बिहाफ पे उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, ओनर्स के बिहाफ पे उन्होंने कंपनी को चलाना है, वो अकाउंटेबल हैं ओनर्स को। अगले साल जब दोबारा से शेयर होल्डर्स मिलेंगे, बैठेंगे, तो वो डायरेक्टर से पूछेंगे कि हाँ जी बताओ, हमारी कंपनी थी ना, तुम लोगों ने क्या क्या किया इसमें, हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए था, हमें प्रॉफिट इंक्रीज क्यों नहीं किया तुम लोगों ने, क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, नए प्रोडक्ट्स क्या किए, और क्या क्या डिसीजन तुम लोगों ने मेजर ली। तो अकाउंटेबिलिटी रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपने ओनर्स के, शेयर होल्डर्स को, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। अच्छा, ये चीज तो हमने पढ़ ली कि क्या होता है मैनेजमेंट, ये एक फीचर है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी is done by the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, अकाउंटेबिलिटी इनकी रहती है शेयर होल्डर्स के वो अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को। ये बात क्लियर हो गई। अब देखें, इसमें बड़ा एक रिस्क है, और वो रिस्क क्या है कि हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अगले साल मीटिंग में आए ना, जब वो अकाउंटेबल हो ओनर्स को, तो वो अकाउंट्स को जो रिकॉर्ड्स है ना उनको मैनिपुलेट कर दें, क्योंकि क्या है, मैनेजरियल स्किल्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन छुपाना भी उनको आता है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है, अगर उनसे कोई गड़बड़ हो गई है, तो वो उसको छुपा भी सकते हैं बड़े ही तरीके से, स्किलफुली। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स ज्यादातर तो इस तरह से होते हैं कि उनको इतनी, उनके पास स्किल्स नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो कोई गलती पकड़ सकें। ठीक है, अब उसके लिए क्या चीज होती है, उसके लिए क्या एक वे आउट है, कंट्रोल क्या है कंपनी के अंदर के, इस तरह की हेरा फेरी को रोकने के लिए, इस तरह की डिसऑनेस्टी को, बिल्कुल ऑडिट।
उसके लिए क्या हो जाता है कि कंपनी के अंदर रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराना मैंडेटरी है। ऑडिट करवाना जरूरी होता है। ऑडिट क्या होता है, रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल, हिसाब किताब की चेकिंग। और ये कौन करता है, ये ऑडिट फर्म्स करती हैं पाकिस्तान में, जिस तरह फर्ग्यूसंस है, ईवाई है, केपीएमजी है, डेलॉयट है। और आप लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग करेंगे, आप लोगों ने जो आर्टिकलशिप करनी है, ये आप लोगों ने ऑडिट फर्म्स में करनी है। और आप लोग बेसिकली जाके यही करोगे, आप कंपनीज में जाके, बिजनेसेस में जाके उनके हिसाब किताब को चेक करोगे कि उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं देखते हैं अभी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है, लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड है, हर कंपनी, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑडिट, ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट की, करवा सकते हैं वो लोग भी, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क कम हो जाता है, एलिमेंट ऑफ फ्रॉड और एरर का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ओनर ही मैनेज कर रहा होता है। और नंबर 2, पार्टनरशिप्स और सोल प्रोप्राइटरशिप्स बहुत छोटे लेवल पर होती हैं, कंपनीज काफी बड़े लेवल पर हो जाती हैं, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ देम, ठीक है जी। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि कंपनीज की थोड़ी डिफरेंट आ जाती है, और थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा इसको पढ़ते हुए कि कंपनीज का मैग्नीट्यूड भी डेफिनेटली बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको ये कहा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेजॉरिटी केसेस में, कुछ केसेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं ना लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स, इसमें लिख दें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, ठीक है। क्योंकि कुछ रेयर कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के तौर पे भी रजिस्टर्ड होती हैं, उधर ओनर्स अग्री करते हैं कि हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में वो अग्रीड होते हैं इस बात पे, ठीक है, वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ केसेस में अनलिमिटेड भी हो सकती है, वो फिर शेयर होल्डर्स की अपनी मर्जी है, ठीक है। उन्होंने कंपनी ही फिर ऐसी नियत से फॉर्म की होती है कि ये हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है। क्लियर हो गया ये? तो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपका लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने लिख दिया कि कंपनीज के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो वो गलत हो जाएगा, अनलिमिटेड वाली भी होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फीचर्स, आप यहाँ से देख लें वही वाली चीजें जो कि हमने डिस्कस की हैं। A company ownership of the company is represented by ownership of the shares. A company might issue any number of shares depending largely on its size. A large stock market company will have millions of shares in issue. जाहिर सी बात है। If a company has issued 100 shares, अगर एक कंपनी ने 100 shares issue किए हुए हैं और मैंने 100 में से 40 shares purchase कर लिए हुए हैं, तो मेरी ownership कितनी परसेंट हो जाएगी? 40%, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 100। इसी तरह अगर तो प्रॉफिट जितना भी उसने डिक्लेयर किया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट को भी आगे जाके भी मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताती हूँ कि एक कंपनी ने लेट्स से 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करें कि क्या वो 100 के 100 रुपए शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को दे देने हैं, या उसमें से कुछ अमाउंट हमने अपने पास कंपनी में रिटेन रखना है और रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता था, जितना भी प्रॉफिट कमाया वो तो ओनर्स की अपनी मर्जी है ना, ज्यादातर क्या होता है ओनर्स घर ले जाते हैं, अपनी जेब में ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कंपनी में क्या होता है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स का एक कॉन्सेप्ट है। रिटेन्ड प्रॉफिट्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि लेट्स से कंपनी ए है, उसने ड्यूरिंग द ईयर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इरादा है कि अगले साल जो है ना, जो नया साल आएगा उसमें उनका इरादा है कि उन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ठीक है, और मशीनरी परचेज करनी है। अब क्या है, अब वो ये नहीं चाह रहे कि वो किसी से फाइनेंस लें, उधार लें किसी से, ना ही वो शेयर होल्डर से चाह रहे कि उनसे पैसे लें, तो अब किसी ना किसी तरीके से तो पैसे अरेंज करने हैं ना। तो वो क्या कर सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक काम ये करते हैं, हमें कितने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल डिविडेंड क्या होता है ये भी अभी देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं, हमें कितने रुपए चाहिए, लेट्स से हमें 40 रुपीज चाहिए,
इस काम के लिए, मशीनरीज वगैरह परचेज करने के लिए। तो हम ये काम करते हैं कि 40 रुपए, ये जो 100 रुपए हमने प्रॉफिट कमाया है ना, सरप्लस कमाया है, एक्सेस कैश हमारे पास आया है, इसको कैश के टर्म्स में ले लेते हैं कि जो 100 रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया है, इसमें से 40 रुपए हम रख लेते हैं और रिमेनिंग 60 जो है वो प्रॉफिट दे देते हैं शेयर होल्डर्स को। कंपनी के अंदर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स को, उसका नाम, उसको, इसका टर्मिनोलॉजी है डिविडेंड। तो क्या होगा, 100 रुपए में से 40 रुपए कंपनी के अंदर ही इन्होंने रिटेन कर लिए, रिटेन्ड प्रॉफिट्स। रिटेन का क्या मतलब, रोक के रखना, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 40 रुपए रिटेन कर लिए बिजनेस के ही लिए, बिजनेस के लिए ही, और शेयर होल्डर्स को बताना भी है कि देखें ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट कमाया था और इतना हमने रिटेन किया, क्योंकि हमने आप ही के लिए बिजनेस चला रहे हैं, हमने आप ही के लिए ये काम करना है कि इसको आगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ताकि आपको आगे जाके और प्रॉफिट्स मिले। शेयर होल्डर्स बड़े खुश कि अच्छी बात है, ये तो आगे जाके इसका मतलब हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे, बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि ये 60 रुपीज है डिविडेंड हम आपको दे रहे हैं। अब लेट्स से मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास कितने परसेंट शेयर्स हैं, 40%, ठीक है। तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 60 रुपीज टोटल है, उसका 40%, 24 रुपीज मेरी जेब में जाएंगे और बाकी सारे जितना जितना जिसका शेयर है उसके पास जाता रहेगा। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये देखें, ये आप लोग कंपनी लॉ में आगे जाके पढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, उनके पास ये पावर होती है कि वो जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देना, शेयर होल्डर्स को मानना पड़ता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर ये कह सकता है कि नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करें, 40 की बजाय ना 50 रिटेन कर लें और हमें सिर्फ 50 दे दें। वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड को डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। आगे जाके आप लोग ये पढ़ेंगे, होता नहीं है, कोई कोई ऑब्जेक्ट करता नहीं है। कंपनी ये भी कह सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इस साल पूरा का पूरा रिटेन करना है और शेयर होल्डर्स को 0 देने हैं। अगर आपको मसला है आप अपने शेयर्स बेच दो, अगर आपको हर साल प्रॉफिट चाहिए। देखें, ज्यादातर क्या होता है कंपनीज के अंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोच के ना उसमें पैसे लगाए हुए होते हैं, तो उनको इस बात से गर्ज नहीं होती कि हमें हर साल प्रॉफिट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उनको बस ये होता है कि मैंने 10 साल तक ये शेयर, 10 साल तक अपना पैसा इसमें लगाना है। बस वो अल्टीमेटली देखते हैं कि एंड में आके मुझे जितना रिटर्न मिल रहा है ना, क्या वो मेरे हिसाब से काफी है या नहीं है। अब वो भले एक साल उनको कोई प्रॉफिट ना भी मिले, उससे उनको कोई गर्ज नहीं होती, ठीक है। और जिनको गर्ज होती है प्रॉफिट से, फिर वो क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते बेचते रहते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि किसी की शेयर की मार्केट वैल्यू, ये आगे जाके आप लॉ में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल ये इररेलेवेंट है डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो आगे जैसे ही उनको लगता है कि हमें, हाँ बिल्कुल, डायरेक्टर्स भी तो लॉजिकली कहते हैं, डायरेक्टर्स भी तो सोच समझ के ये चीज डिसाइड करते हैं कि हमने कितना परसेंटेज डिविडेंड देना है और कितना परसेंट रिटेन करना है, ठीक है जी। तो ये हमारी चीज आ गई, यहाँ पे हमने ये बात कर ली। यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि लार्ज कंपनीज यूजुअली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू, ठीक है। दिस मीन्स दैट द ओनर्स डू नॉट मैनेज द बिजनेस, मैनेजर्स आर एम्प्लॉयड टू रन the company on behalf of the shareholders. This is sometimes referred to as the separation of ownership from control, है ना। कंट्रोल अलग है, कंट्रोल किसी और के पास है और ओनरशिप किसी और के पास है, ये बात हो गई है ना, ठीक है जी। अनलाइक अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, अ कंपनी हैज अ स्टेटस ऑफ अ लीगल पर्सन इन लॉ, कि वो एक अलग बंदा है, एक लीगल डिस्टिंक्शन है बिटवीन द ओनर एंड द कंपनी। A company can be the legal owner of the business assets and can sue or be sued in its own right in the law. अब लीगल डिस्टिंक्शन से एक तो हमने ये देख लिया कि लीगल एक्शंस जो लिए जाएंगे वो कंपनी के नाम पे लिए जाएंगे, ओनर्स के नाम पे नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, और एक और इसमें फिर सिचुएशन आ जाती है, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये पढ़ा था कि सारे एसेट्स, सारे बिजनेस के असासे, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स हो गई बिजनेस के नाम पे, वो किसको बिलोंग करती हैं, ओनर को बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि कंपनी एक अलग लीगल पर्सन इन लॉ है, लीगली उसको एक अलग एंटिटी की हैसियत दी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, अब वो सारे एसेट्स जो उसके नाम पे परचेज हुए हुए, कंपनी के नाम पे परचेज हुए हुए, वो हम कहेंगे कि वो कंपनी को बिलोंग करते हैं, ओनर्स को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। ओनर आके ये नहीं कर सकता ऑफिस में आके ये फर्नीचर उठा के ले जाए, कुर्सी उठा के ले जाए कि मुझे घर पे जरूरत है, सही है, वो कंपनी के नाम पर है।
तो वो कंपनी के ही इस्तेमाल में होंगी, वो ओनर की नहीं है, डायरेक्टली ओनर की नहीं है। इस तरह से क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ी बात करती हूँ टैक्सेशन की। टैक्स का आप लोगों को आइडिया है ना? तकरीबन हर कंट्री में, दुबई शुबई में शायद टैक्स वैक्स नहीं है, लेकिन तकरीबन हर कंट्री में क्या होता है, टैक्स लॉज है। ठीक है जी, टैक्स लॉज है। अब उसमें नहीं, बिल्कुल जनरल में बात कर रही हूँ। टैक्स क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को कुछ जो भी आपकी कमाइयां हो रही होती हैं, इनकम्स हो रही होती हैं, आप उसके ऊपर पे करते हो। जिसमें आप लोग जॉब करोगे या अगर कर रहे हो तो आप लोग उसके ऊपर भी टैक्स पे करते हो। ठीक है, आपकी क्या करती है, आपका जो जो जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, जो आपका एम्प्लॉयर है, वही आपकी सैलरी में से टैक्स खुद ही डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब क्या होता है, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या है, कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, ये आगे जाके आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। इस पॉइंट पे बस सिर्फ अभी इतना सुन लें और इसको याद कर लें कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो ओनर्स का पर्सनल इनकम ट्रीट किया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। आप लोग बल्कि इस चीज को थोड़ा देखो भी, इंटरेस्ट लो इस चीज में। टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिस तरह किसी को अगर टैक्स पे करना है ना, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है। उसमें सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि अच्छा भाई, मेरी सैलरी इनकम इतनी है, अच्छा मेरा एक घर है जो कि मैंने रेंट पे दिया हुआ है, उधर से भी तो कमाई आ रही है, रेंट इनकम भी तो आ रही है, वो इतनी है। अच्छा, फिर मेरे पास अगर मैंने बिजनेस खोला हुआ है, मेरा बिजनेस है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ। अब ठीक है, आवाज आ रही है जी? अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अब टैक्स रिटर्न में क्या होता है कि आपकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी होती है कि अच्छा मैं सैलरी इतनी मेरी है, अच्छा मेरा लेट्स से एक घर है जो कि मैंने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, वहां से मुझे रेंट मिल रहा है, वो भी मेरी इनकम है, मैंने वो भी लिखनी है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर तो मैं सोल प्रोपराइटर हूँ या पार्टनर हूँ किसी बिजनेस में, तो मैं ये भी लिखूंगी कि उधर से मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना है, ये मेरी पर्सनल इनकम ट्रीट की जाएगी, मेरी अपनी पर्सनल दूसरी जो मेरी इनकम्स हैं उनके साथ मेरा वो टैक्स होगा, वो पर्सनल इनकम ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन कंपनी के केस में क्या है, क्योंकि कंपनी और ओनर लीगली अलग अलग हैं, तो इसलिए क्या होगा, कंपनी का टैक्स पे करेगी कंपनी। क्लियर हो गया? वो कंपनी के बैंक अकाउंट से पे होगा, वो ओनर अपने बैंक अकाउंट से उसका टैक्स पे नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अ कंपनी इज ऑल्सो टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है कि ओनर्स अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो उनका टैक्स उनकी लाइबिलिटी आती है कि आपने इसके ऊपर टैक्स पे करना है। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, वो कंपनी का अलग से टैक्स समझा जाता है, वो कंपनी के बैंक अकाउंट से पे होगा। क्लियर हो गया? किस तरह से? आप माइक ऑन करके पूछ लो, क्या इस तरह से एक इनकम पे दो दफा टैक्स किया जाएगा? कैसे? आप कंपनी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अभी किसी ने सवाल किया था कि इस तरह से इनकम पे दो दफा टैक्स हो गए, किसने सवाल पूछा था? आप माइक ऑन करके पूछ लो दोबारा से। एक मिनट में चैट में इसमें देख रही हूँ। उमर फारूक, इस तरह तो एक ही इनकम से दो दफा टैक्स जाएगा, किस तरह से बेटा? माइक ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, ये आप कंपनी की बात कर रहे हो, कंपनी के बारे में पूछ रहे हो कि इस तरह से इनकम इनकम से? देखो, इनकम एक दफा तो आपने देखा कि भाई मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया था ना कंपनी ने, तो वो 100 रुपए का प्रॉफिट तो टैक्स हो गया। ठीक है, कंपनी के अपने ही बैंक अकाउंट से वो टैक्स पे हो गया। अब क्या होता है, ये आप लोग ये थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन में चला जाता है। अब क्या होगा कि जब वो डिविडेंड के तरीके तौर से जब वो पे होगा, एक प्रॉफिट की फिगर जाएगी और ओनर्स के पास।
एक कंपनी, हाँ देखो डिविडेंड के ना फिर टैक्स के लॉज अलग है, ठीक है, वो आप टैक्स में पढ़ोगे, वो आप टैक्स में पढ़ोगे कि किस तरीके से आप ये बात कर रहे हो कि एक तो 100 रुपए के ऊपर टैक्स कंपनी ने पे किया और फिर जब 100 रुपए लेट से सारे के सारे डिवाइड हो गए डिविडेंड के तौर पे अगर डिवाइड हो गए सबके पास तो वो शेयर होल्डर की इनकम में ट्रीट होगा या नहीं होगा, इसलिए आप टैक्स में पढ़ोगे। इसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही। डिविडेंड भी अलग से टैक्स होता है लेकिन उसके फिर आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिल जाती है, वो आप देख लोगे, उसको एफटीआर कहते हैं, ठीक है, फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम में डिविडेंड टैक्स होता है। किस तरह से होता है, 10% उसका रेट है जहां तक मुझे याद है उसका, ठीक है, लेकिन उसकी भी पूरे फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं, ठीक है, वो किस तरीके से मिलेगा उसको, किस तरह से टैक्स होगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं फिर, ठीक है जी। अच्छा, कहाँ थे हम लोग, इधर बस आप लोग बस इतना याद कर लो कि कंपनी की टैक्स जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट की फिगर वो टैक्स होगी सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर्स, ओनर्स की पर्सनल इनकम अलग टैक्स हो रही है और कंपनी की प्रॉफिट अलग टैक्स हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने ये बात किया था कंपनी इज लायबल फॉर इट्स ओन डेट्स, वही वाली बात है कि अगर किसी सप्लायर को पैसे देने हैं उसने लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो कंपनी ही लायबल है उस डेट के लिए, ओनर्स के पास सप्लायर नहीं जा सकता कि मुझे पैसे दें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड और अग्रीड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि देखिए कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना करना जो है ना कम रिस्की होता है, लेस रिस्की देन स्टार्टिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। अगर तो खुदा ना खास्ता किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में और अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस ठप हो जाता है तो क्या होता है, कभी कभार इतने वर्स्ट केस सिनेरियोज होते हैं कि लोग पाई पाई को तरस जाते हैं, अपना घर बिक जाता है उनका बिजनेस के खातिर, बैंक बैलेंस जीरो पे आ जाता है, फर्नीचर भी बिक जाता है, मतलब वो पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर, अगर तो खुदा ना खास्ता उनका रिस्क जो है उनको भारी पड़ जाए। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है, अगर कंपनी ठप हो गई खुदा ना खास्ता तो क्या होगा, लेट्स से कि मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे सिर्फ कंपनी के अंदर तो मेरे ज्यादा से ज्यादा वो 100 रुपए ही डूबेंगे, बस मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब मेरा इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना जो है ना वो कम रिस्की होता है, क्यों, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लाइबिलिटी लिमिटेड है उनकी मेजोरिटी केसेस में, क्लियर हो गया। फिर वो ये नीचे वाले पैराग्राफ में यही बात हो रहा है कि आपका जो है जो मैनेजमेंट है उसके लिए बड़ी जरूरी है कि एक तो वो रिपोर्टिंग रेगुलरली करे शेयर होल्डर्स को, और वो रिपोर्टिंग करती है नॉर्मली हर साल में एक एक दफा, ठीक है। और इसके अंदर ये रिस्क है कि भाई फॉल्स रिपोर्टिंग हो सकती है शेयर होल्डर्स को, तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग के बड़े स्ट्रिक्ट लॉज मौजूद हैं, ठीक है, और वो कंपनीज के लिए थोड़े ज्यादा सख्त हैं और दूसरी एंटिटीज के लिए थोड़े नरम होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगी। अब मैंने आपको ये कहा था यहाँ पे आके हमारा कंपनी का जो फीचर्स हैं वो हो गए खत्म। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर, आई कैप के क्वेश्चन के अंदर नहीं आ जाती है, शेयर होल्डर सारे जाहिल थोड़ी होते हैं। मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने शेयर्स परचेज किए हैं तो मैं तो उस पोजीशन में हूँ ना कि मैं उनकी रिकॉर्डिंग को और रिपोर्टिंग को थोड़ा क्रिटिकली देखूं। आप लोग जब ऑडिटिंग करने जाओगे और जब अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो आपकी कंपनीज है, जब आप उन लोगों की बातें सुनोगे ना कि एजीएम में होता क्या क्या, तो लिटरली हंसी आएगी। वो लोग इतनी छोटी छोटी चीजों में सवाल पूछते हैं और काफी स्टूपिड सवाल भी होते हैं कभी कभार। वो डिपेंड करता है कि आपका शेयर होल्डर है कैसा, मतलब शेयर होल्डर का आपका मिक्स कैसा है, कि अच्छे उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर इलिटरेट ही होते हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग इतनी बारीक बीनी से चीजें देखते हैं ना कि वो स्टूपिड से स्टूपिड सवाल भी पूछेंगे कि भाई मुझे बताइए एक पाई का हमें जो प्रॉफिट कम हुआ है ये क्यों हुआ है, 1 रुपए से कम ही क्यों हुआ है, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर्स बड़े इस मामले में वो होते हैं, मतलब वो बड़े भले इलिटरेट हो, उनको मैनेजमेंट उनको ना आती हो, लेकिन वो जब अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं, जब वो पूछने पे आते हैं ना तो वो कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। एक ना एक तो एजीएम में सारे बैठे हुए हैं, लेट्स से कि 100 शेयर होल्डर्स हैं, 100 शेयर होल्डर्स में से अगर एक भी अच्छा पढ़ा लिखा है ना तो बस आप समझ जाए कि फिर मैनेजमेंट को तो थोड़ी तैयारी करके आनी पड़ेगी ना, कि वो सारे एक साथ ही बैठे हुए हैं, एक ही सवाल पूछ रहा है वो भी काफी है, भले बाकी ना पूछे, सही है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताना था कि ये हमने किस तरीके से पढ़ा, यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस पढ़े कि बिजनेस, जनरल बिजनेस
भले वो कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, उसके जनरल फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बिजनेस के। तीनों किस्म किस्म के बिजनेसेस में क्या होता है, इंटेंशन होती है टू मेक प्रॉफिट। तीनों बिजनेसेस प्रॉफिट किस तरह कमा सकते हैं, ईदर बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सप्लाइंग गुड्स, या फिर रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है जी। तीनों बिजनेसेस में क्या होता है, रिस्क होता है, और उस रिस्क का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, तीनों बिजनेसेस में ओनर्स को। तो ये देखिए, ये ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, जो कि तीनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस में आपको नजर आएंगे। फिर इन तीनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो यूनिक फीचर्स हैं, वो आपके इधर हैं। अब लेट्स से आपके आई कैप के क्वेश्चन में आता है कि लिस्ट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। अब आपने तो यहाँ पे पढ़े हुए फीचर्स, अब इसको किस तरह से लिखें। अगर आप ये नोट करें तो इसमें से काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको एक नेगेटिव टोन दे रहे हैं, जिस तरह लीगल डिस्टिंक्शन का ना होना, ये क्या है, नेगेटिव है। क्यों, उसके लिए पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है, वो अनपेड डेट्स और ड्यूज अपने, बिल्कुल अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये एक नेगेटिव है, ये फीचर भी है और ये एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में इसमें कोई फीचर वो लिखा हुआ नहीं है, डेफिनेशन में है बल्कि, कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन। आई सी इट एज एन एडवांटेज। क्या, वन मैन शो, यू आर द बॉस, कोई है नहीं आपके मामले में बोलने वाला, ये क्या है, पॉजिटिव है। बिल्कुल, नो परपेचुअल सक्सेशन, ये क्या है, ये नेगेटिव है, डिसएडवांटेज है। तो आप फीचर्स को डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये मैंने एक पेपर बनाया हुआ है, ये मैं आप लोगों को ईमेल करवा दूंगी। इसमें मैंने उन्हीं फीचर्स को थोड़ा ऑल्टर करके, थोड़ी उसकी टोन पॉजिटिव और नेगेटिव करके, उसको मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ये देखें दूसरा, यहाँ पे मैंने ये एडवांटेज डाला है कि ऑल द प्रॉफिट्स बिलोंग टू द ओनर, ये तो पॉजिटिव चीज हो गई, ये पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव क्या हो गया, द सोल ओनर बेज ऑल द लॉसेस, कि अगर तो प्रॉफिट हो जाता है तो वो सारा का सारा किसकी जेब में जाएगा, ओनर की जेब में, और अगर लॉस हो जाता है तो वो सारा का सारा बेचारे सोल ओनर के पास जाएगा। ठीक है। सारा का सारा रिस्क कौन बेयर करता है, ओनर बेयर करता है, ये क्या है, ये नेगेटिव है। देयर आर नो फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ अ बिजनेस, ये एक एडवांटेज हो जाता है। स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो बड़ी लो होती है, आपको क्या होता है, बस पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, दुकान खरीदनी पड़ती है, फर्नीचर और थोड़ा बहुत इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, अगर आपने किसी कुछ रिटेलिंग का अगर आपने बिजनेस सेट करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए कोई इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं है, किसी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती। कंपनी के केस में मैं आप लोग ये मेंशन करती चलूं कि देखें, क्या हमने क्या पढ़ा कि ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स बड़ी सख्त है। तो ये कौन मॉनिटर करता है, कोई मॉनिटरिंग बॉडी तो होनी चाहिए ना, जिस तरह हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मॉनिटरिंग बॉडी क्या कौन सी है, आई कैप है। वो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे टैब रख रहा है कि भाई कोई अनएथिकल काम तो नहीं कर रहा, अगर अनएथिकल काम करता है तो क्या करता है, वो आई कैप मेंबरशिप कैंसिल कर देता है कि इसने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया है। तो कंपनीज के भी क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, किसी को पता है? SECP, बिल्कुल ठीक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो कड़ी नजर रखता है सारे कंपनीज के ऊपर कि हर कंपनी ने अकाउंट्स अपने रिकॉर्ड्स को ऑडिट करवाया है, नहीं करवाया, ऑडिट करवा के सबमिट कराने पड़ते हैं SECP के पास एज एन एविडेंस कि हमने ऑडिट करा दिया है। ठीक है जी। फिर हर साल बीसियों किस्म के फॉर्म्स भेजने पड़ते हैं SECP को। ठीक है। सबमिशन होती है, आप जब कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती है तो हजारों किस्म की फॉर्मेलिटीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है, पैसे बहुत लगते हैं उसमें कंपनी शुरू करने के लिए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की ये एडवांटेज है कि बड़ा आसान है स्टार्ट करना बिजनेस, इसीलिए हर किसी को देखो, अगर जॉब नहीं मिल रही तो कहते हैं कि चलो जी मोबाइल की दुकान ही खोल लेते हैं, है ना, क्योंकि आसान है। ठीक है, बहुत आसान है इसमें। अच्छा, फिर क्या है, जिस तरह से SECP, मैं लिख देती हूँ, SECP है, SACP नहीं है, इट्स SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ये SECP है। क्लियर हो गया? अच्छा,
फिर ये आप डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, इसमें एज सच और तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे एक्स्ट्रा बतानी हो, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर मैंने ये डाल दिया कि क्योंकि मोर देन वन पर्सन इसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, तो इसका एक पॉजिटिविटी क्या है इसकी कि इंटेलेक्चुअल इनपुट ज्यादा हो सकता है। अगर तो सारे के सारे पार्टनर्स बड़े ही एफिशिएंट हैं तो जाहिर सी बात है बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं पार्टनर्स के दरमियान रिगार्डिंग बिजनेस मैटर्स। ये डिसएडवांटेज हो गया कि दो से ज्यादा लोग आ गए, डिसएग्रीमेंट हो गई कि इसको किस तरीके से चलाएं, ठीक है जी। अच्छा, फिर इधर आप ये देख लीजिएगा, ये मैं बस आपको मेल कर दूंगी और बस ठीक है, इसमें और ऐसे कुछ डिस्कशन के लिए नहीं है। ये बात क्लियर होगी? इधर तक किसी को मसला, कोई प्रॉब्लम? ये बात याद रहे, हमने असली अकाउंटिंग तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग तो अभी शुरू होनी है, ठीक है जी। तो बस आज आज इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा थ्योरी का एलिमेंट खत्म कर देंगे और मंडे से फिर हम लोग शुरू करेंगे जी, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इससे स्टार्ट करेंगे, सही से अकाउंटिंग हमारी शुरू होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज फिर देखनी है हम लोगों को, जो कि आप लोगों का एग्जामिनेबल पोर्शन है, ठीक है, और वो है आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली चीज तो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं, जितनी भी जो भी हम लोग अभी काम करेंगे, सीखेंगे अगले 4 महीनों में, और आप लोग फिर अगले 4.5 years तक जो भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एक रिपोर्ट, कि हमने पूरे साल जो काम किए बिजनेस के लिए, जो भी ट्रांजैक्शंस की, जो भी खरीदा बेचा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनकर किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स किस्म के काम किए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनकी रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेट ऑफ रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी 5 रिपोर्टों को कहते हैं, 5 रिपोर्टों की एक बड़ी रिपोर्ट बनती है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं? क्योंकि वो किसी ना किसी के इस्तेमाल के लिए होती है, जरूरी है। उसके यूजर्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज कौन करता है? हम बनाते हैं तो उसका फायदा क्या किस किस को मिलता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही हम लोग इसको कह रहे होते हैं, रिपोर्ट बनाना। फाइनेंशियल मतलब ऐसी चीजों के बारे में जिनकी कोई माली हैसियत है, उसकी हम एक समरी बना के, रिपोर्ट बना के पूरे साल की होती है नॉर्मली, वरना 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, इतनी की भी होती है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी होती है, ईयरली रिपोर्टिंग भी होती है, ठीक है जी। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को, क्रेडिटर्स को और दूसरे लोगों को इन मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। और वो कौन कौन से लोग हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यूजर है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कौन होता है? जो कि कैपिटल प्रोवाइड करता है, ओनर, ठीक है। अब लेट्स से नेस्ले है, मैं अभी तक ओनर नहीं हूं नेस्ले की, मैंने ओनरशिप नहीं ली, मैंने शेयर्स नहीं परचेज किए। अब अगर तो नेस्ले क्या है, मुझे अगर पता लग जाए कि नेस्ले तो बड़े खसारे में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगी कभी भी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कहीं से ये पता लग जाए कि नेस्ले बड़ी प्रॉफिटेबल है और इसने मुझे कहीं से पता चला है कि उसने आगे के लिए इतने बड़े बड़े प्लान्स रखे हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, तो मैं बड़ी खुशी खुशी उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करूंगी कि मुझे डिविडेंड मिलेगा अगले सालों में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी, जो नेस्ले ने पब्लिक को प्रोवाइड करने हैं। तो ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, पोटेंशियल ओनर्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ही वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, क्या हमें इस कंपनी में, इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब लेट्स से एक सिचुएशन तो ये हो गया कि मैं करंटली क्या हूँ, अभी नेस्ले की शेयर होल्डर नहीं हूँ। अब लेट्स से ये होता है कि मैं करंटली हूँ नेस्ले की शेयर होल्डर, मैं ओनर हूँ अभी, तो मेरे लिए फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़े जरूरी हो जाएंगे। क्यों? ताकि अगर तो लेट्स से मुझे अपनी ओनरशिप खत्म करनी है तो मैं अभी कर दूं। अगर मुझे नजर आ रहा है कि नेस्ले अगले सालों में डूब जाएगी, खत्म हो जाएगा सारा काम, लॉसेस हो जाएंगे, तो मैं क्या करूं, अभी से ही अपने शेयर्स को बेच दूं, ओनरशिप अपनी खत्म कर दूं। क्लियर हो गया?
तो इन्वेस्टर्स सबसे बड़े यूजर्स होते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ यूजर्स इन्वेस्टर्स का होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फिर आगे लेंडर्स। अब लेट्स से यूनिलीवर है, यूनिलीवर को लोन चाहिए था, या लेट्स से मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं मेरा एक सोल ओनरशिप मैं हूँ मैं, और मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। अब मुझे पैसे की शदीद जरूरत पड़ गई। अब क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपने ही पैसे कहीं से अरेंज करके लगा सकती हूँ, मेरे पास अपने पैसे भी नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज तो करने ही है। मैं चले जाती हूँ बैंक के पास या अपने किसी फ्रेंड के पास कि मुझे जरा लोन दे दो। अब वो क्या करेगी, ऑब्वियसली बैंक भी क्या करेगा, उसको उसका इंटरेस्ट क्या है कि मैं जो इसको लोन दे दूं वो मुझे पीरियड खत्म होने पे जितनी भी एग्रीमेंट है, लेट्स से साल के लिए अगर मैंने इसको लोन दिया तो मुझे साल के आखिर में मुझे पैसा मिल जाए, मुझे एक गारंटी कहीं से मिल जाए कि ये इस पोजीशन में तो है कि मुझे पैसा लौटा दे, क्रेडिबिलिटी है इसकी, लिक्विडिटी है, ये मुझे पैसे वापस कर सकती है कि नहीं। तो पहले तो वो इस बारे में पूछेगी ना, रेपुटेशन देखेगी कि भाई कंपनी बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, और फिर क्या देखेगी, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगी, मुझे बोलेगी मुझे जरा अपने अकाउंट्स तो दिखाओ, मुझे अपनी रिपोर्ट तो दिखाओ, समरी तो दिखाओ कि तुम्हारा बिजनेस चल कैसा रहा है, तुम्हारे पास इतनी तुम्हारी है काबिलियत है कि तुम मुझे आगे जाके पैसे दे दो, मेरे वापस कर दो। एक तो क्या जो मैंने पैसे तुम्हें दिए हैं वो, और एक मेरा इंटरेस्ट भी, सूद, ठीक है। अगर बैंक लोन देता है तो वो मुफ्त में नहीं देता, वो ये कहता है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं ना तो मुझे वापस चाहिए 110 रुपए। तो उसका इंटरेस्ट दो जगह पे आ जाता है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, PRINCIPLE, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरा इंटरेस्ट। तो लेंडर के लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है ये कि क्या हम इसको पैसे दिए या ना दें। फिर आ जाता है हमारा सप्लायर। अब सप्लायर के लिए हम क्या है, कस्टमर्स हैं, हम लोग क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है सप्लायर के लिए, उसकी रोजी रोटी हमारे से चल रही है। तो अब क्या होता है, अगर तो मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो देख के उसको लगता है कि ये बिजनेस तो खत्म होने वाला है, ये तो ठप हो जाएगा अगले 1-2 सालों में, तो उसके लिए क्या है, ये एक नेगेटिव चीज है, वो कोशिश करेगा कि वो मेरे से रिलेशनशिप ना एस्टैब्लिश करे, बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ना करे, क्योंकि वो तो चाहेगा ना कि मैं ऐसे बिजनेस के साथ अपना बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूं जो कि चलता रहे, अगले सालों में भी वो चलता रहे, ताकि मेरी भी रोजी रोटी लगी रहे। क्लियर हो गया। तो उसके लिए भी प्लस एक ये चीज, दूसरी चीज ये है कि मैं सप्लायर से अगर क्रेडिट पे लेती हूँ माल, तो वो वही चीज है, सेम एज लेंडर है, उसको पैसे चाहिए थोड़े दिनों बाद, तो उसको भी इस चीज की बड़ी ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या मैं इसको उधार पे माल दे दूं या ना दूं, क्या इसमें इतनी काबिलियत है कि ये मुझे बाद में पैसे दे सके या ना दे सके, ठीक है। तो सप्लायर्स के लिए फिर दो इंटरेस्ट आ जाते हैं, एक तो उधार पे जो उन्होंने पैसे हमें माल दिया हुआ है उसकी पेमेंट, और दूसरा कंटिन्यूड हमारी बिजनेस रिलेशनशिप। क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई चीज मेंशन नहीं हुई भी, आप लोग नोट तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चीज आपके दिमाग में रह जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंटरेस्ट, एंड आई गेस द ओनली इंटरेस्ट जिसमें वो इंटरेस्टेड है, वो है टैक्स, ठीक है। अब वो टैक्स है कि भाई गवर्नमेंट अपने बिजनेस को देखते हुए, बिजनेसेस को देखते हुए, जितनी भी कंट्री में हो रहे हैं बिजनेसेस, आपको आपको पता होगा कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, हर चीज पे उन्होंने नजर रखी होती है, उनको पता होना चाहिए कि भाई कितने बिजनेसेस हैं, अच्छा जो बिजनेसेस हमारे कंट्री में चल रहे हैं उनमें से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उनसे हमें टैक्स कितना आता है। अपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए कंपनीज और बिजनेसेस की परफॉर्मेंस भी बड़ी जरूरी होती है। तो गवर्नमेंट्स भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो भी नजर रखते हैं। क्लियर हो गया जी। अपनी इकोनॉमी को असेस करने के लिए, पॉलिसीज को डिजाइन करने के लिए वो बड़ी जरूरी चीजें होती हैं। फिर आ जाता है आपका पब्लिक, ठीक है जी। अच्छा, अब पब्लिक में क्या इंटरेस्ट होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट यही होता है कि भाई हमारी लोकल इकोनॉमी में जो है कितना कंट्रीब्यूशन है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। पब्लिक है, पब्लिक में से ही आपने एम्प्लॉइज हायर करने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पब्लिक इस चीज में बड़ी, अब जैसे नेस्ले है, हम तो चाहेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी कंट्री में फले फूलें, क्यों, ताकि हमें हमें उधर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना, हमारे लिए वो जरिया मौश है,
तो एज अ पब्लिक, बीइंग अ पब्लिक, अगर मुझे सुनने को मिलता है कि कोई इंटरनेशनल कंपनी पहली दफा यहाँ पे आई है, पाकिस्तान में आई है, वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रही है यहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। या अगर नई कंपनीज, लोकल कंपनीज यहाँ पे बन रही हैं, बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली खुश होंगी, मैं बोलूंगी और चलो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फिर हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट के जरिया बन जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक भी बड़ी इंटरेस्टेड होती है, लेकिन डेफिनेटली इसका इतना ज्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं होता इस पे। फिर क्या आते हैं हमारे एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जिस बिजनेस में हम लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो हमें हमारी सैलरीज देती रहे फॉर दी अनफोर्सीन फ्यूचर। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस अगले 2-4 सालों में बंद हो जाएगा तो हम जॉबलेस हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अगर तो बिजनेस इंप्रूव कर रहा है तो एम्प्लॉयज थोड़े खुश हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है कि हमें सैलरी पे राइजेस मिलेंगे, सैलरीज हमारी इंक्रीज होंगी। अगर तो बिजनेस बड़ा है तो नॉर्मली यही एक बनता है ना कि मल्टीनेशनल में जॉब हो जाए तो जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल में बेनिफिट्स बड़े मिलते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, उसकी इनकम भी ज्यादा होती है, तो इट्स इन अ पोजीशन टू पे मोर बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज। बेनिफिट्स का मतलब जिस तरह मेडिकल मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, गाड़ी शाड़ी मिल जाती है, आपकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस वो कवर कर लेते हैं, थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज भी जरूरी होती है। अब कस्टमर्स का भी वही है कि भाई जिसके साथ वो बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो क्या कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। कस्टमर्स के लिए हम क्या है, एक सोर्स ऑफ प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि भाई वो ये देखे कि भाई ठीक है, मैंने अगर मिल्क पैक परचेज करना शुरू कर दिया, आई बिकम अ लॉयल कस्टमर ऑफ नेस्ले, तो मेरे लिए तो इंटरेस्ट रहेगा ना कि हाय अल्लाह नेस्ले खत्म ना हो, क्योंकि बड़ा ही अच्छा दूध है। ठीक हो गया? ठीक है, ये तो मैं एक छोटे लेवल पे कस्टमर की बात कर रही हूँ, कस्टमर्स बड़े बड़े भी हो सकते हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का भी कस्टमर हो सकता है। क्लियर हो गया? और फिर मैनेजर्स आता है। अच्छा, मैनेजर्स के बारे में ये कहता है, अच्छा ये आईएएसबी फ्रेमवर्क क्या है, आईएएसबी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैं अभी आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब मैनेजर्स के बारे में आपकी स्टडी टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि जो आईएएसबी फ्रेमवर्क जो भी है, मैं भी आपको बताती हूँ, उसके अंदर मैनेजर्स का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और वो क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि मैनेजर्स ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्डिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, लेकिन मैनेजर्स भी बहुत जरूरी होते हैं। उन लोगों के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की परफॉर्मेंस तो असेस करें ना। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो उसको इस्तेमाल भी करते हैं कि अच्छा पिछले साल हमारा प्रॉफिट इतना हुआ था, इस साल हमारा गिर गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो क्योंकि मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्यूरो है या बोर्ड है, इसको मैं कंफर्म कर देती हूँ। देखें, ये सारी बातें और आगे जाके जो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ये हमें कहाँ से, वही तो नहीं नाजिल हुई ना, हमें किसी ने बताया है ये। और किसने बताया? जिस तरह मुसलमानों का कुरान पाक है, क्रिश्चियंस का बाइबल है, हिंदूज की अपनी बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, इसी तरह अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की कौन सी बुक है? स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये पूरी बड़ी बड़ी किताबें हैं, 2 बुक्स हैं, 2 वॉल्यूम्स हैं, उसके अंदर चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में ना उसने किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया हुआ है कि इसकी अकाउंटिंग इस तरह से करनी है। अब ये इवन है जो थोड़ी बहुत थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये यूजर्स और कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इवन ये भी लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है, और जिस चैप्टर में लिखा हुआ है उसको फ्रेमवर्क का नाम दिया हुआ है, आईएएसबी फ्रेमवर्क। तो ये स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है? अपडेट करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है। पहले लेट्स से कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं होते थे, तो पहले सारी अकाउंटिंग किस में होती थी? रजिस्टर्स में होती थी, किताबों में होती थी, हाथ से लिखते थे सब कुछ, पूरे साल की ट्रांजैक्शन हाथ से लिखते थे, फिर साल के आखिर में बैठ के पूरी बुक्स खंगालते थे कि अच्छा अब इसको समराइज करें। अब क्या हो गया? अब कंप्यूटर्स आ गए, अब चीजें डिफरेंट हो गई थोड़ी, अब अकाउंटिंग थोड़ी एडवांस हो गई, बिजनेसेस इतने बड़े लेवल पे फैल गए, इंटरनेशनल हो गए कि कॉम्प्लेक्स हो गई अकाउंटिंग। तो उसके लिए क्या है, अब रेगुलरली हमें गवर्नमेंट कंपनीज पे भी टैक्सेस होते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज मतलब अच्छा, ये बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, होता है नहीं होता इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली होता है, रूल्स तो हैं, लॉज तो हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हम लोग का ये क्या, ये कौन बनाता है स्टैंडर्ड्स? कौन बनाता है ये? कौन हमें बताता है
कौन हमें बताता है कि किस सिनेरियो में कैसी अकाउंटिंग करनी है? हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होता है हम स्टैंडर्ड खोल के बैठ जाते हैं कि अच्छा स्टैंडर्ड क्या कहते हैं उसके बारे में। तो ये बनाता कौन है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, उसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। वो लोग फिर क्या करते हैं, उन्होंने हर चीज को मॉनिटर किया हुआ होता है, वो देखते हैं कि अच्छा अब इस चीज को चेंज करना जरूरी है, इस रूल को, स्टैंडर्ड को चेंज करना जरूरी है, तो ये वो सारे काम कर रहे होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। स्टैंडर्ड्स आप लोगों के अभी इस लेवल पे, इंट्रो के लेवल पे हम लोग स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ते, हम लोग बस इसी तरह से चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं। जितना मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट्स इनफ। इंशाल्लाह फिर FAR 1 में और FAR 2 में फिर आप लोग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे सब कुछ पढ़ना शुरू होंगे। स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन आप लोगों के ऊपर अप्लाई आप लोग याद करोगे, स्टैंडर्ड में क्या लिखा है पढ़ोगे कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा एडवांस्ड उसमें फिर अकाउंटिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया ये? ठीक है जी। अच्छा, हमने यूजर्स देख लिया। अच्छा, फिर थोड़ा सा अभी सिर्फ इतना मैं बता देती हूँ कि जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स। और वो रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, हमारे पास 2-4 मिनट हैं तो इसलिए मैं इसको कवर कर लेती हूँ। 5 चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। हम लोग ये कहते हैं कि क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको इनको कंपोनेंट्स कहते हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? हाँ जी, किसी को पता है? बिल्कुल, जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूं उसी ऑर्डर में आपने देखना है, इसको लिखना है। नहीं नहीं, वो आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं उसको, एलिमेंट्स हैं वो। ठीक है जी। कंपोनेंट्स ये हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस ऑफ व्हाट रिपोर्ट्स, दीज रिपोर्ट्स। चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, आप लोगों को ये नाम याद होने चाहिए, लेकिन इन डेप्थ जो पढ़ाई करेंगे ना, पढ़ेंगे ना हम इंट्रो टू अकाउंटिंग में, वो सिर्फ ये है और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सिलेबस में बनाना कैसे, बनाते कैसे हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को, सिलेबस में आप लोगों का सिर्फ ये 2 है, लेकिन नाम आप लोगों को 5 के आने चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, बनाना, इनका बनाना, लेकिन नाम पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? ये आपके कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रिपोर्ट्स हैं, ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। क्लियर है? क्या होता है ये फिर हम इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे कि इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं, वो फिर आते हैं एलिमेंट्स। उसमें क्या आता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इनकम्स और एक्सपेंसेस। ठीक है जी, जिन जिनको थोड़ा आइडिया है वो अब इसके अंदर वो इसके वो एलिमेंट्स हैं, अब वो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अभी क्लास है आप लोगों की इकोनॉमिक्स की? नहीं है अभी? तो थोड़ा सा ये देख लें, आज नहीं है, जबरदस्त, थोड़ा सा है हिम्मत है आप लोगों में पढ़ने की और। अच्छा ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करें, क्लास भी हम लोग की देर से स्टार्ट हुई है तो अच्छी बात है ये। चलें जी, तो हमने तो ये थोड़ा सा देख लिया बिजनेस के बारे में कि बिजनेसेस किस तरह के होते हैं। ठीक है जी, एक्सेल खोल दूं, ये ले। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा अकाउंटिंग का बेसिक स्टार्ट करते हैं। हमने ये देख लिया कि अकाउंटिंग हम करते किसकी है, बिजनेस की। अब अकाउंटिंग हमें बिजनेस की करनी है, बिजनेस होगा तो अकाउंटिंग होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी डेफिनेटली। लेकिन अब बिजनेस के अंदर हम किस चीज की अकाउंटिंग करते हैं, वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ठीक है जी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इंटरैक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड कस्टमर, सप्लायर एंड एनी अदर पार्टी विद होम दे डू बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि बिजनेस और थर्ड पार्टी, बीच में बिजनेस है,
इसने इंटरैक्ट किया, इसने कोई काम किया कस्टमर के साथ या सप्लायर के साथ, या इसने गवर्नमेंट को कोई टैक्स दिया, है ना, ये काम किया है ना इसने, कोई इंटरेक्शन किया है गवर्नमेंट के साथ। बिजनेस अगर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, कंपनी टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, तो वो क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, फिर हमारे पास लेंडर हो गया, बैंक ने बिजनेस को लोन दिया, ये इंटरेक्शन हो गया बिटवीन लेंडर एंड द बिजनेस। इवन ओनर के साथ बिजनेस का कोई इंटरेक्शन हुआ, एनी कमर्शियल एक्टिविटी, बिल्कुल, इवन ओनर के साथ बिजनेस का कोई इंटरेक्शन हुआ, ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस सेपरेट है, ओनर सेपरेट है, तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों को दो अलग अलग लोग देखेंगे। तो इन दोनों के दरमियान कोई भी इंटरेक्शन होता है, भले वो ओनर ही क्यों ना हो, वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो आपकी अकाउंटिंग का रूल क्या है कि आपने सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इंटरैक्शन नहीं है बिटवीन द बिजनेस एंड अ थर्ड पार्टी, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऐसी ट्रांजैक्शन की जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। कैश सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेल हो रही है किसको, कस्टमर को। अब वो कैश पे हो रही है, क्रेडिट उधार पे हो रही है, या कैश पे हो रही है, वो दोनों केसेस में क्या होगा, वो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, कस्टमर और बिजनेस। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्रेडिट सेल्स क्या होती है, उधार पे सेल्स, या तो आपको उस टाइम मिल जाएंगे पैसे, या फिर वो कस्टमर बोलेगा कि मेरे से 2 दिन बाद ले लेना, ये क्रेडिट सेल्स कहलाती हैं। गुड्स और सर्विसेज, क्रेडिट सेल्स, कस्टमर इन्वॉल्व हो गया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, आपने गुड्स तो डिलीवर कर दिए ना उसको, भले आगे से पैसे मिले या नहीं मिले, तो ये क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ कस्टमर टू होम अ सेल ऑन क्रेडिट हैज बीन मेड, के कस्टमर ने उधार पे आपसे सेल लिया किया था, और अब वो आपको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है उसके, तो ये क्या है, ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसी तरह आप परचेजेस हो गई रॉ मटेरियल की, वो भी आपकी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो ये सब चीजें क्या होंगी, ये हमारी रिकॉर्ड होंगी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इस तरह की ट्रांजैक्शंस है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक सोल प्रोपराइटर हूँ, मेरा एक बिजनेस है फर्नीचर का, रिटेलिंग करती हूँ मैं, ठीक है, एक जगह से फर्नीचर परचेज करके उसको उसी हालत में प्रॉफिट लगा के उसको आगे बेच देती हूँ। मैं एक फर्नीचर वाले के पास जाती हूँ, ठीक है, मैं उससे 2 टेबल्स खरीदती हूँ। एक टेबल मैं खरीदती हूँ अपने पर्सनल घर के लिए, पर्सनल बैंक अकाउंट से मैंने एक टेबल खरीदी, और एक टेबल मैंने खरीदी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से ही बिजनेस के लिए। तो बताएं बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है या नहीं, और कौन सी टेबल पे बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी, है जो मैंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, बिल्कुल, मैंने पर्सनल बैंक अकाउंट से पर्सनल टेबल खरीदी थी, वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरी दोनों चीजें पर्सनल इन्वॉल्व थी, वो मेरा अपना पर्सनल मसला है। 10,000 रुपए की मैंने एक टेबल परचेज की थी पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बैंक अकाउंट से, वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन मैंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से 15,000 की बिजनेस यूज के लिए टेबल खरीदी, तो वो मेरा अब इंटरेक्शन आ जाएगा। क्या क्या इंटरेक्शन आ जाएगा कि मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस के लिए कुछ पैसे, मैंने कुछ बिजनेस के लिए कुछ खरीदा है, तो ये क्या है, बिजनेस और ओनर इंटरेक्शन आ गया ना, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, इन अदर वर्ड्स मैंने बिजनेस को पैसे की जगह मैंने उसको एसेट दे दिया कि ये लो जी मेरी तरफ से। क्लियर हो गया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। अच्छा, फिर एक एग्जांपल है, मैंने अपने पर्सनल टेलीफोन बिल्स पे किए अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें कहीं पे बिजनेस तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है, पर्सनल बैंक अकाउंट से पर्सनल टेलीफोन बिल्स। अब लेट्स से मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपने पर्सनल टेलीफोन बिल पे किया बिजनेस के बैंक अकाउंट से, ये ट्रांजैक्शन है या नहीं, है, ड्रॉइंग हो गई, बिल्कुल, ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, अब एक और चीज सुन लें कि मेरा बिजनेस है, मैं अभी बैंक के पास जाती हूँ, आज क्या डेट है, लेट्स से 1 है, ठीक है, 1 पे मैं बैंक मैनेजर के पास बैठी हुई हूँ और मैं उससे निगोशिएशन कर रही हूँ अभी कि मुझे बैंक लोन मिल जाए।
निगोशिएशंस चल रही हैं, मुझे लोन चाहिए, वो भी मुझसे चीजें पूछ रहा है, मुझे बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? मुझे लोन बिजनेस के लिए चाहिए, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है अभी, क्योंकि मुझे अभी तक लोन नहीं मिला, अभी निगोशिएशंस चल रही हैं, क्या पता मुझे लोन मिले, क्या पता ना मिले, ठीक है। जिस दिन मुझे बिजनेस के लिए लोन मिल जाएगा उस दिन मैं कहूंगी कि हाँ अब ये मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल, मैंने एम्प्लॉयज हायर करने थे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, हेल्प करने के लिए कि मुझे रन करें, हेल्प करें इन रनिंग द बिजनेस, और मैं उसके लिए अभी इंटरव्यूज कंडक्ट करा रही हूँ, ये मेरा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिजनेस के लिए मैंने एम्प्लॉय हायर करना है और मैं अभी इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रही हूँ, कोई ऐसा है जो कह रहा है कि है ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं पूछती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अच्छा, मैंने बड़ी सारी एक मशीनरी खरीदनी थी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है। मुझे एक बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना मशीनरी चाहिए, तो उसके लिए पहले क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करना होता है, जाहिर सी बात है। मैंने उनको बता दिया कि भाई मुझे इस मशीनरी में ना ये फीचर्स चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चाहिए, इसमें ये पुर्जे चाहिए। अब मैंने उनको ऑर्डर प्लेस किया है, मशीनरी का जो सप्लायर है उसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया है कि मुझे ये मशीनरी चाहिए, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? कौन कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है? अभी तक मेरे पास ना मशीनरी आई है और ना ही मैंने मशीनरी की पेमेंट किया, मैंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, एडवांस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, सिर्फ फॉर्म फिल किया है, फिर नहीं है, बिल्कुल ठीक। अगर तो मैंने उसकी कोई पेमेंट नहीं की, अभी तक कुछ पक्का पक्का हुआ ही नहीं है कि क्या पता वो मुझे बना सके, दे सके मशीनरी, ना दे सके, मैंने पेमेंट भी नहीं की और ना ही मुझे वो मशीनरी अभी तक रिसीव हुई है, तो वो मेरा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ, अभी सिर्फ जबानी बातचीत हो रही है, पेपर के ऊपर बातचीत हो रही है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, हाँ, अगर एडवांस पे कर दिया तो फिर तो डेफिनेटली है, ठीक है। अच्छा, बिजनेस के लिए मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है। उसके एक फ्लोर पे मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, हाँ, यूज कर रही हूँ मैं बिल्डिंग को, अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्डिंग मेरे ऑफिस यूज के लिए भी है और पर्सनल यूज के लिए भी है, मैंने खरीदी बिजनेस के नाम पे थी, ये इंटरेक्शन है या नहीं? है, ठीक है, ये भी है। अब उसमें क्या होगा कि जितना, लेट्स से कि अगर मैं रेंट शेंट ऑब्वियसली पे नहीं करूंगी, उसकी फिर अकाउंटिंग अलग से होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन ये है, इसकी भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसकी बिल्कुल रेंट मेरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? सही है जी, तो इसका मतलब है कि काफी हद तक क्लियर हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, नीचे स्टडी टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसमें जो कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं ये हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, आप ये भले पढ़ लें कि भाई ट्रांजैक्शंस किस तरह की होती हैं, सिंपल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा एक है कि भाई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि मैं शायद साल में, क्या जिंदगी में, मेरे बिजनेस की जिंदगी में एक ही दफा किया हो, ठीक है। और कुछ ऐसी ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें अगर मैं सेल और परचेज करती हूँ फर्नीचर का, तो सेल और परचेज करना मेरा क्या है, रेगुलर ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन है, ये मुझे पता है कि मैंने दिन में एक दफा क्या 10 दफा करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को, अगर आप लोग को आइडिया है इसके बारे में आप लोग भले पढ़ लें इसको, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 में से जितना जितना हमने कर लिया हुआ है वो आप उसको रिवाइज कर लें, फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सब फिर हम लोग इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम आगे जाके देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है और ये सब कुछ, ठीक है। तो एक टेस्ट कर लें फिर मंडे को सारी थ्योरी का, ठीक है। तो मैं या एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को अभी ईमेल कर देती हूँ। अच्छा, टेस्ट का तरीका इस तरह से रखते हैं कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट मेल करूंगी, ठीक है, टेस्ट पेपर है, उसमें मैंने आज एक काम करें,
अच्छा फ्रॉम पेज नंबर मैं बता देती हूँ वो पहले टेस्ट का तरीका सुन लें। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मेल कर दूंगी, आज आप एक काम करें तैयारी कर लें, ठीक है, पढ़ लें दोबारा से, याद कर लें चीजों को, कल फिर आप लोगों ने वो पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं मेल चले आज भी करा दूंगी, लेकिन अटेम्प्ट आप लोग आराम से करें, कल करना है तो कल कर लें। उस पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई आपने 50 मिनट्स का वो टेस्ट है, तो आपने अपने आप को टाइम करना है, 50 मिनट से ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। आप अपने आप को टाइम करें, बैठे आराम से, जिस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, 50 मिनट अप हो जाए, पेपर कंप्लीट ना हो वहीं पे छोड़ दें, ठीक है। अलग से पीस ऑफ पेपर पे आप पेपर अटेम्प्ट करें। फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप पर हैं, मुझे उस पेपर की पिक्चर्स भेज दें, मैं उसको चेक कर लूंगी, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं है तो आप तस्वीर लेके या स्कैन करवा के मुझे ईमेल करवा दें, ठीक है। तो मैं उसको चेक कर लूंगी, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोग को सोल्यूशन भी मेल कर दूंगी मंडे तक, सही है। तो आप लोग फिर खुद भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करें, सही है। अच्छा है, याद भी हो जाएगा, एक दफा भी पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट फिर मैं आप लोगों को मेल कर दूंगी आज, कल अटेम्प्ट कर लें जब भी, लेकिन वो होगा 50 मिनट्स तक का, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से पेजेस हमने कर लिए हैं, कहाँ से टेस्ट आ सकता है। पेज नंबर 3 है स्टडी टेक्स्ट का, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 3 से लेके 7। फिर है आपका पेज नंबर 17 से लेके 19 तक, क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं, मेरी अभी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो फिर मंडे को कंटिन्यू करते हैं, मंडे को फिर हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग सही से स्टार्ट कर देंगे। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, क्वेरी? चलें, गुड, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।